नमस्कार, जय सेवा जय जोहार साथियों। आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल आवाज़ विदर्भ नागपुर न्यूज़। हमें सपोर्ट करने के लिए और चैनल को मजबूत बनाने के लिए न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम बिना रुके आप तक हर खबर को पहुंचाते रहें। बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। आदिवासियों के युवा सांसद माननीय राजकुमार रोज जी भारत आदिवासी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष बांसवाड़ा डूंगरपुर राजस्थान 2 अक्टूबर को नागपुर में रवि भवन में भारत आदिवासी पार्टी के बाप के पदाधिकारियों व अन्य सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों से आदिवासियों के ज्वलंत मुद्दों पर बैठक में चर्चा की गई। इस दौरान बाप पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील दादा गायकवाड़, विदर्भ अध्यक्ष रवि दादा सीडाम देवगढ़े इन्होंने कार्यक्रम का नागपुर में आयोजन किया था। साथ ही महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित दादा इरपाची, पार्टी के कार्यकर्ता व सामाजिक व्यक्ति गणेश दादा पेंदाम, ज्येष्ठ साहित्यिक प्रभुलाल दादा परतेकी, सामाजिक कार्यकर्ता मुकुंदा दादा उइके व उनकी पत्नी सुनंदाताई उइके, सामाजिक कार्यकर्ता व संविधान प्रचारक सुजाताताई मसराम, आदिवासियों की युवा पीढ़ी के दमदार व्यक्तिमत्व व विद्यार्थियों के हक व अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले विद्यार्थी संगठन के अध्यक्ष गणेश दादा इरपाची, सामाजिक क्षेत्र में व कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले मंगेश जी उइके, जयश्रीताई कोहचाड़े, अन्य आदि संगठनों के पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। पदाधिकारियों के बैठक के अलावा सांसद जी खास करके बुट्टी बोरी में चल रहे 3 दिवसीय कोयतूर गोंडवाना महासभा में प्राकृतिक संरक्षक रावेन लिंगो महागुंगो महापूजा में शामिल होने आए थे। बैठक के बाद तुरंत वे पूजा में शामिल होने निकले। काम करने के लिए हम महाराष्ट्र में पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे। सुनील भाई के साथ घूमते समय मुझे आप जैसे लोग मिलते हैं, उनके साथ यह उसको गणना कामगार के बारे में चर्चा होती है, उनके परेशानियों के बारे में चर्चा होती है और वो परेशानियां सरकार के पास लेके जाना, उनके राइट्स के लिए झगड़ना, यही मेरा काम है। तो आज साहब से हम 3 साल से जुड़े हैं। मैं भारत आदिवासी पार्टी का जिला संगठक बोल के काम करता हूँ जलगांव में। मुद्दा उठा रहे हैं आज महाराष्ट्र में आए और नागपुर में उनका स्वागत है। राजकुमार जी का भारत आदिवासी पार्टी ये कोई पार्टी फिलहाल तो पार्टी है, कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर हम यदि कोई मुद्दा उठाना चाहे तो हमको संवैधानिक तरीके से जाना होगा, लेकिन ये जन आंदोलन है। 21वीं सदी का भारत में आदिवासियों का सबसे बड़ा आंदोलन है और ये आंदोलन की चिंगारी उठी राजस्थान से और कुछ ही साल में आदिवासियों के जो 70-75 साल से जो आवाज दबी थी वो आवाज आज संसद में गूंज रही है और राजकुमार साहब के नेतृत्व में गूंज रही है और महाराष्ट्र में भी ऐसे कार्यकर्ता तैयार हो। इसके लिए हमारे साथी जो नहीं रहे अभी महासचिव थे असलकर जी, हमने काफी 3-4 महीने स्ट्रगल किया था और नागपुर में भी अपने आइडियोलॉजिकल विचारधारा के हिसाब से जो संगठन है उनको एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी विचारधारा के हिसाब से पार्टी की तरह हम आवाज बुलंद कैसे कर सकते हैं, वो रियल रिप्रेझेंटेटिव्ह हम जिसको बोलते हैं, ज्याला मराठीत म्हणतात खरं प्रतिनिधित्व, जे आजपर्यंत संसदमध्ये गेलं नाही, जे आजपर्यंत विधानसभेमध्ये गेलं नाही। पार्टीचे निवडून गेलेले आमदार खासदार गेले पण ते कधी आदिवासीचा आवाज आले नाही, परंतु आदिवासीचा खरा आवाज होण्यासाठी पार्टी देखील आदिवासी असायला हवी। असा एक मेन मुद्दा हातात घेऊन भारत आदिवासी पार्टी ही संपूर्ण देशामध्ये ज्या पद्धतीने काम करते याला आपण या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये जोडला, तुमचं स्वागत आहे। या ठिकाणी आमचे भारत आदिवासी पार्टीचे राष्ट्रीय नेते या ठिकाणी आलेले आहेत, आपण त्यांना ऐकणार आहोत। तत्पूर्वी काही कार्यकर्ते जे रस्त्यावर आहेत ते येणारच आहेत आणि साहेब या ठिकाणी आपलं मनोगत देखील मागतील। परिचय द्यायचा होता पण प्रत्येकानेच आपलं मनोगत मानून मोकळे झालेले आहेत, तर मी या ठिकाणी परिचयाचा कार्यक्रम साहेबांच्या याने पुढे नेण्याचा हे सांगतो। 2025 आज हमारे राष्ट्रीय नेशनल लीडर और हमारे भारत आदिवासी पार्टी के नेता और जो आज हमारे पूरे भारत में आदिवासियों का नेतृत्व कर रहे, लीडरशिप कर रहे हैं, ऐसे हमारे
आदिवासी नेता सम्माननीय आदरणीय राजकुमार जी रोज साहब, सांसद बांसवाड़ा डूंगरपुर राजस्थान। आज हमारे लिए मैं साहब को बताना चाहता हूँ कि संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर उन्होंने नागपुर में दीक्षा भूमि में दीक्षा ली थी। दशहरे के उपलक्ष्य में बहुत जोरदार भव्य दिव्य यहाँ पर कार्यक्रम होता है महाराष्ट्र में, विदर्भ में खास करके, और पूरे महाराष्ट्र से और भारत से लोग आते हैं और पूरा देश और पूरे लोग बाबा साहब को मानते हैं। आज उनकी पावन धरती पे आपका कदम हमारे लिए बहुत अभिनंदन है और हमारे लिए भी भारत आदिवासी पार्टी के लिए और हमारे लिए भी आज सौभाग्य का दिन है। हमारे सुनील जी दादा गायकवाड़ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हम साहब को एक साल से विनती कर रहे थे कि महाराष्ट्र में आप आइए, विदर्भ में आइए। साहब बात करते थे, बोलते थे, मुझे भी बोले आऊंगा और आज वो दिन आ गया। मैं उनका नागपुर नगरी में मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने पार्टी के भी तरफ से। और मैं साहब को बताना चाहता हूँ कि पार्टी हमारी नहीं है साहब, लेकिन यहाँ पर समाज के जो लोग हैं वो 40-40, 50-50, 70-70 साल से जुड़े हुए हैं। तो समाज के भी काफी लोग यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप उनके विचार सुने और हमारी बात जैसा आप लोकसभा में दिल्ली दरबार में उठाते हैं इसी तरह उठाते रहे और हमारे आदिवासी समाज का और हमारे आदिवासी समाज को कैसा नेता होना ये अभी आपके ऊपर है। को संविधान के लिए कुछ नहीं किया, अनुसूचित जनजाति में डाल दिया, आदिवासी क्यों नहीं डाला, वगैरह वगैरह। तो आप तो जानते हो कि इसके पीछे सच्चाई क्या है। मैं तो आर्टिकल अभी मेरा 13 सितंबर को आर्टिकल आ चुका है बड़ा साहब, उसमें क्लियर लिखा हो आदिवासी बाबा साहब आम्बेडकर और आदिवासी समाज, इस पर ये सब स्तर इवन जिसमें हमको सुविधाएं मिली है इसमें संविधान में, वो सारे आर्टिकल भी उसमें डाला हूँ मैं। मेरा लेख अभी 13 सितंबर को भी आया है, तो इस पर भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे अपनी बात पे। और तीसरा ये है कि हमारे साथ, क्योंकि अभी उचित नहीं ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करना, मगर अधिकतर आज की जो युवा पीढ़ी है और खासकर नागपुर में अभी जो पार्टी ताकतवर है सत्ता में, उनके पीछे दौड़ लग रही सर, बेभाव दौड़ लग रही नागपुर में। तो उनको रोकने का है तो अपन शॉर्टकट में नहीं रोक सकते। उनको अगर रोकना है तो हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ, हमारे संविधान सभा में बाबा साहब थे, जयपाल सिंह मुंडा थे, इनके साथ इनका कितना इंसल्ट हुआ, अपनी बात रखने नहीं दिया, मंजूर होने नहीं दिया। तो ये जो मनुवादी लोगों ने शुरू से ही हमारे साथ में जो अत्याचार किया है, हमको हमारी युवा पीढ़ी को वहां से निकालने के लिए ये जो पूर्व इतिहास है ये हमारे युवा पीढ़ी के सामने होना चाहिए, ऐसी मेरी विनती है सर। और कभी समय और डिटेल में सभी साथियों को जय जोहार, सेवा जोहार, जय भीम। महाराष्ट्र के भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई सुनील जी, विदर्भ के अध्यक्ष साथी पटेल साहब, और एक आज जो कार्यक्रम था कोयापुन, उस कार्यक्रम में मेरा सम्मिलित होना है। और ये नागपुर में आज शायद 2-3 बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। एक आरएसएस का भी हो रहा है, एक अपने बुद्धिज्म का भी हो रहा है, और एक कोयापुन का भी कार्यक्रम हो रहा है यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे। इससे पहले साथियों का कहना हुआ कि विभिन्न संगठन के पदाधिकारी, भारत आदिवासी पार्टी के भी पदाधिकारी और अन्य कई साथी मुलाकात करना चाह रहे हैं। तो आज इस रवि भवन में एक छोटी सी मुलाकात हुई, तो शायद अधिकतर साथियों से शायद पहली बार मुलाकात हुई होगी मेरी। आप सभी
लगभग अधिकतम 90% आप सब मेरे से एज में बड़े हो, और मुझे सौभाग्य मिला है कि मेरी क्षेत्र की जनता ने मुझे विधायक बनाया और आज मुझे सांसद बनाया, और इसके लिए मैं मेरे क्षेत्र की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे उस काबिल बनाया कि मैं पूरे देश के आदिवासी दलित पिछड़ों का नेतृत्व कर सकूं। मैं सबकी भावना को सुनता था और जो उनकी भावना थी उस अनुरूप उनकी जो बातें थी। आप सभी अनेक संगठनों में काफी संघर्ष किया है। सबने कहा कि हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं, और एज सांसद के रूप में और आदिवासी लीडर के रूप में पूरे देश में मुझे घूमने मिला। इस प्रकार की बातें सब जगह मुझे सुनने को मिलती है। सुन के काफी अच्छा भी लगता है और तकलीफ भी होती है। अच्छा इसलिए लगता है कि लोग संघर्ष कर रहे हैं, और तकलीफ इस बात की होती है कि संघर्ष कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट जिस अनुरूप मिलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जब ये दोनों बातें सामने आती है तो मेरे विचार आते हैं कि रीजन क्या है, कारण क्या है रिजल्ट नहीं मिलने की। एक तो क्या है, हमें सबसे पहले हमारे खुद की पहचान या खुद को या खुद के समाज को हम नहीं पहचान पाए, मतलब हमारे खुद की जड़ को नहीं पहचान पाए। आज आदिवासी समाज अनेक संगठनों के अंदर, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक संगठनों के अंदर लड़ रहा है, संघर्ष करता रहता है, लेकिन सबके अपने अलग अलग विचार हैं, अलग अलग विचारधारा है, और कई बार आपस में ही टकराते हैं, कई बार आपस में ही कई बार नहीं अधिकतम। आज ये कि देश के अंदर आदिवासी दलित पिछड़ा जो भी है वो अधिकतम आपस में ही टकरा के अपनी एनर्जी को वेस्ट करता है, और हर एक व्यक्ति का एक निश्चित समय होता है, लास्ट 20 साल 25 साल 30 साल अपने जीवन काल में समाज को या संगठन को दे सकता है, इसके बाद नहीं दे सकता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो फुल टाइमर के रूप में अपने जीवन में 40 साल में निकाल लेते, 50 साल में निकाल लेते, लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि हौसले से समाज को किसी एक धर्म से जुड़ के काम नहीं करेगा, क्योंकि आदिवासी अनेक धर्मों में बैठा हुआ है। आदिवासी ईसाई भी है, आदिवासी हिंदू भी है, आदिवासी बौद्ध भी है, आदिवासी जैन भी है, आदि अनादिकाल अपना आदि धर्म को लेके मानने वाले भी आज हैं। तो आदिवासी सिर्फ एक धर्म को लेके काम करेगा तो हम मार खा जाएंगे। तो आदिवासी परिवार भी धार्मिक रहेगा, सभी धर्म के अंदर जो आदिवासी है उसको आदिवासी आदि अनादिकाल के मूल धर्म में लाने का काम करेगा। दूसरा था राजनीतिक विहीन काम करेगा, कि हम राजनीतिक से दूर रहेंगे, राजनीति के किसी भी संगठन से हम संबंध नहीं रखेंगे। तीसरा था बॉर्डरलेस, कि इसका कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा, क्योंकि आदिवासी पूरे देश के अनेक राज्यों में। चौथे नंबर था बिन संगठनात्मक, और बिन संगठनात्मक इसलिए रखा था हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसमें, कि संगठन की बात आती है तो अध्यक्ष की बात आती है, और अध्यक्ष की बात आती है तो ईगो की बात आ जाती है। अधिकतर ये होता है कि संगठन बनता है तो संगठन बनना है तो फिर कमेटी बनती है, और कमेटी में फिर अध्यक्ष की बात आती है, और अध्यक्ष की बात आती है तो ईगो की बात आ जाती है। और ये सभी जगह संगठन में आपने देखा होगा कि अध्यक्ष साहब आ रहे हैं, अध्यक्ष साहब आ रहे हैं, फिर अध्यक्ष साहब को भी लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं, और जिस दिन अध्यक्ष साहब को लगने लग गया या उपाध्यक्ष साहब को लगने लग गया या जो भी अध्यक्ष साहब है उनको लगने लग गया, तो उस दिन संगठन फिर खत्म हो जाता है। तो चौथा स्तंभ था बिन संगठनात्मक, की हमारे जो विचारधारा है उस विचारधारा के अंदर संगठनों का निर्माण नहीं किया जाए। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े हम लोग, तो हमारे दो स्तंभ फिर से हमें समझौता करना पड़ा। पहला स्तंभ राजनीतिक, और राजनीतिक से इसलिए करना पड़ा कि कारवा इतना बड़ा था, हजारों लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते थे, और प्रशासन शासन प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। और जब आदिवासी समाज एकजुट होता है, अपने हक अधिकार की बात करता है, जल जंगल जमीन को लेकर इकट्ठा होता है,
तो इनको तोड़ने के, उनको बदनाम करने के लिए इनके पास एक ही शब्द है, क्या है? नक्सलाइट, माओवादी। और इसी तरह का आरोप हम लोगों पे लगाने गए। हमने मंचों से कहा कि हम राजनीतिक से दूर रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि लोग तो लोकतंत्र से दूर रहने की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि हम तो बिन राजनीतिक हमारा एक स्तंभ है और हम राजनीतिक पार्टियों से दूर रहेंगे, तो मीडिया ने छापा ये तो लोकतंत्र से दूर रहेंगे। और लोकतंत्र से दूर रहने की बात आते ही फिर क्या कहेंगे? ये तो संविधान में विश्वास नहीं करते। और संविधान और लोकतंत्र में विश्वास जो नहीं करता है वो क्या कहलाता है? देशद्रोही। सही बात होना चाहिए भाई। तो हमारा उद्देश्य था कि हम राजनीतिक से दूर रहे, लेकिन उन्होंने कहा ये तो लोकतंत्र से दूर रहे, तो वो स्तंभ हमें तोड़ना पड़ा। अगर वो शायद नहीं तोड़ते तो हमें भी आज नक्सलाइट के रूप में घोषित करके, हो सकता है हमारे कई साथियों को जेल में डाल रखा होगा या फिर इनकाउंटर करके मार दिया होता। आज आपके साथ यहाँ नहीं बैठ पाते। और मैं जितने जो पार्टी से जुड़े हुए साथी हैं उनको कहना चाहूंगा, आज कई जने सोच रहे होंगे कि मुझे इस उम्र में 2 बार विधायक बनने का अवसर मिला है और मैं सांसद हूं आज। और जब राजनीति की बात आती है तो सबके मन में लड्डू फूटते हैं, और ये स्वाभाविक भी है, फूटने भी चाहिए, फूटने भी चाहिए। लेकिन लड्डू खाने के लिए काम करोगे तो आप कभी लड्डू नहीं खा पाओगे। और मैं भी यही कह रहा हूं, कई जगह कहता हूं कि मैंने विधायक बनना है इस करके अगर शुरुआत से काम किया होता तो मैं विधायक नहीं होता, न सांसद होता और न ही कभी बनता। और मैं ही संगठन के पार्टी पदाधिकारी में कहता हूं कि जो व्यक्ति सिर्फ मुझे विधायक बनना है या सांसद बनना है ये सोच के काम करेगा वो जीवन में नहीं बन पाएगा, क्योंकि उस एक लालच हो गई। और लालच के साथ ही काम करेगा तो फिर वो क्या करेगा? गलत नीतियों का सहारा लेगा, झूठ बोलेगा, छल कपट करेगा, समझौता करेगा। और समाज में ऐसी धीरे धीरे जागरूकता आई है, वो छल कपट झूठ बोलने वाले वो खत्म कर लेते, उसको आगे नहीं आने देती। तो मैं कई बार कहता हूं कि हमने ये सोच के काम किया होता तो आज हम विधायक या सांसद नहीं बन पाते। आप लोग भी मेरे से काफी अनुभवी हो, काफी उम्र दराज हो। हम किसी, आपने संगठन में काम किया है उसका कितना रिजल्ट, और एक पॉलिसी के साथ, एक प्लानिंग के साथ, एक सही सोच के साथ एक लिमिटेड समय लेके चले। हम 2 साल ही काम करना है या 3 साल ही काम करना है, लेकिन काम ऐसा करना है कि उसका रिजल्ट हमने 20 साल तक किया, जितना नहीं मिला जितना हमें 3 साल में अंदर मिले। इस प्लानिंग के साथ सारे सामाजिक संगठनों को एक मुस्त होकर काम करने की जरूरत है। बाकी आजादी के बाद से कई संगठन ने काम किया, राजनीतिक हो या संगठन के अनुरूप रिजल्ट नहीं मिल पाया। मिला रिजल्ट, सरकार आज डरती है, ये भी रिजल्ट है अपना। हमारे इलाके के अंदर जैसे पहले विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए हमको एक छोटी सी जमीन भी नहीं देती, जहां पूरे देश के अंदर राजस्थान में पहले राजकीय अवकाश घोषित हुआ विश्व आदिवासी दिवस पे। और यही सामाजिक संगठन हमारे पार्टी की उपलब्धियां रही। पूरे देश के अंदर सबसे पहले राजकीय अवकाश विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त, और सरकार खुद मजबूर होकर बनाती है। इस बार पता नहीं क्या ऊपर से यहाँ से आपके डायरेक्शन गए थे तो थोड़ा इधर इधर हुआ। बाकी राजकीय अवकाश सबसे पहले राजस्थान में विश्व आदिवासी दिवस का घोषित। ऐसे अनेक उदाहरण है। तो हमें, मैं नहीं कह रहा हूं रिजल्ट नहीं मिला, आप लोगों आज यहाँ जो बैठे वो भी रिजल्ट है। और मैं भी इस उम्र में मिला तो मेरे क्षेत्र के अंदर जिन्होंने आजादी के बाद काम किया, जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था उस समय जिन लोगों ने काम किया वो भी एक रिजल्ट के रूप में हूं मैं। अगर शायद उन्होंने काम नहीं किया होता तो मेरे यहाँ छोटी मोटी विचारधारा जिंदा नहीं रह पाती। हमने सबको कलेक्ट किया, सबको ज्वाइंट किया, सारे सामाजिक संगठनों को ज्वाइंट किया, सारे सामाजिक संगठनों के उद्देश्य क्या है वो जाना और सबका जाना और सबको फिर कंबाइन किया, वो रिजल्ट मिला। वो रिजल्ट ये मिला है कि आज हम विधायक सांसद जरूर हैं, लेकिन सामाजिक संगठन के यहाँ सामाजिक ज्यादा है। और हमारी पार्टी जरूर है। पहले बीटीपी से मैं विधायक था, हम 2 विधायक बने थे,
छोटूभाई वसावा, तो छोटूभाई वसावा एक स्ट्रगल या संघर्षवादी इंसान रहे हैं आज भी, लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पुत्र बने महेश भाई, वो भी अच्छे इंसान है, हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन हमें संकेत मिल गए थे वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले, और इसीलिए हमने, और कुछ चीजें और भी हुई तो हमने अलग से संगठन पहले से त्याग करके हमने अलग से हमारी पार्टी बना ली, और आपकी जानकारी में भी होगा उन्होंने बीजेपी ज्वाइन भी कर दी बाद में, और आज वो खुद पछता रहे हैं, और शायद हो सकता है वापस साथ में आएंगे, ऐसा हमें आशा उम्मीद है। हम तो कहते हैं कि बुला भटका, भले कहीं भी कुछ भी हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन जब समझ आने के बाद और ये स्वीकार कर ले कि हाँ हमसे गलत डिसीजन हुआ है, तो कोई भी साथी हो वो हमारे से वरिष्ठ है, सम्मान करते हैं, तो हम साथ में मिलकर आने वाले समय में भी प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र की बात आती है जहाँ तो अनेक सामाजिक संगठन आदिवासी समाज को किसी एक धर्म से जुड़ के काम नहीं करेगा, क्योंकि आदिवासी अनेक धर्मों में बैठा हुआ है। आदिवासी ईसाई भी है, आदिवासी हिंदू भी है, आदिवासी बौद्ध भी है, आदिवासी जैन भी है, आदि अनादिकाल अपना आदि धर्म को लेके मानने वाले भी आज हैं। तो आदिवासी सिर्फ एक धर्म को लेके काम करेगा तो हम मात खा जाएंगे। तो आदिवासी परिवार भी धार्मिक रहेगा, सभी धर्म के अंदर जो आदिवासी है उसको आदिवासी आदि अनादिकाल के मूल धर्म में लाने का काम करेगा। दूसरा था राजनीतिक विहीन काम करेगा, कि हम राजनीतिक से दूर रहेंगे, राजनीति के किसी भी संगठन से हम संबंध नहीं रखेंगे। तीसरा था बॉर्डरलेस, कि इसका कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा, क्योंकि आदिवासी पूरे देश के अनेक राज्यों में। चौथे नंबर था बिन संगठनात्मक, और बिन संगठनात्मक इसलिए रखा था हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसने, कि संगठन की बात आती है तो अध्यक्ष की बात आती है, और अध्यक्ष की बात आती है तो ईगो की बात आ जाती है। अधिकतर ये होता है कि संगठन बनता है तो संगठन बनना है तो फिर कमेटी बनती है, और कमेटी में फिर अध्यक्ष की बात आती है, और अध्यक्ष की बात आती है तो ईगो की बात आ जाती है। और ये सभी जगह संगठन में आपने देखा होगा कि अध्यक्ष साहब आ रहे हैं, अध्यक्ष साहब आ रहे हैं, फिर अध्यक्ष साहब को भी लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं, और जिस दिन अध्यक्ष साहब को लगने लग गया या उपाध्यक्ष साहब को लगने लग गया या जो भी अध्यक्ष साहब है उनको लगने लग गया, तो उस दिन संगठन फिर खत्म हो जाता है। तो चौथा स्तंभ था बिन संगठनात्मक, की हमारे जो विचारधारा है उस विचारधारा के अंदर संगठनों का निर्माण नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े हम लोग, तो हमारे दो स्तंभ से हमें समझौता करना पड़ा। पहला स्तंभ राजनीतिक, और राजनीतिक से इसलिए करना पड़ा कि कारवा इतना बड़ा था, हजारों लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते थे, और प्रशासन शासन प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। और जब आदिवासी समाज एकजुट होता है, अपने हक अधिकार की बात करता है, जल जंगल जमीन को लेके इकट्ठा होता है, तो इनको तोड़ने के, उनको बदनाम करने के लिए इनके पास एक ही शब्द है, क्या है? नक्सलाइट, माओवादी। और इसी तरह का आरोप हम लोगों पे लगाने गए। हमने मंचों से कहा कि हम राजनीतिक से दूर रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि लोग तो लोकतंत्र से दूर रहने की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि हम तो बिन राजनीतिक हमारा एक स्तंभ है, और हम राजनीतिक पार्टियों से दूर रहेंगे, तो मीडिया ने छापा ये तो लोकतंत्र से दूर रहेंगे, और लोकतंत्र से दूर रहने की बात आते ही फिर क्या कहेंगे? ये तो संविधान में विश्वास नहीं करते। और संविधान और लोकतंत्र में विश्वास जो नहीं करता है वो क्या कहलाता है? देशद्रोही। सही बात होना चाहिए भाई। तो हमारा उद्देश्य था कि हम राजनीतिक से दूर रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि तो लोकतंत्र से दूर रहे, तो वो स्तंभ हमें तोड़ना पड़ा। अगर वो शायद नहीं तोड़ते तो हमें भी आज नक्सलाइट के रूप में घोषित करके, हो सकता है हमारे कई साथियों को जेल में डाल रखा होगा, या फिर इनकाउंटर करके मार दिया होता। आज आपके साथ यहाँ नहीं बैठ पाते। और मैं जितने जो पार्टी से जुड़े हुए साथी हैं उनको कहना चाहूंगा, आज कई जने सोच रहे होंगे कि मुझे इस उम्र में 2 बार विधायक बनने का अवसर मिला है, और मैं सांसद हूं आज। और जब राजनीति की बात आती है तो सबके मन में लड्डू फूटते हैं, और ये स्वाभाविक भी है, फूटने भी चाहिए, फूटने भी चाहिए।
लेकिन लड्डू खाने के लिए काम करोगे तो आप कभी लड्डू नहीं खा पाओगे। और मैं भी यही कह रहा हूँ, कई जगह कहता हूँ कि मैंने विधायक बनना है इस करके अगर शुरुआत से काम किया होता तो मैं विधायक नहीं होता, न सांसद होता और न ही कभी बनता। और मैं ही संगठन के पार्टी पदाधिकारी में कहता हूँ कि जो व्यक्ति सिर्फ मुझे विधायक बनना है या सांसद बनना है ये सोच के काम करेगा वो जीवन में नहीं बन पाएगा, क्योंकि उस एक लालच हो गई और लालच के साथ ही काम करेगा तो फिर वो क्या करेगा, गलत नीतियों का सहारा लेगा, झूठ बोलेगा, छल कपट करेगा, समझौता करेगा। और समाज में ऐसे धीरे धीरे जागरूकता आई है, वो छल कपट झूठ बोलने वाले वो खत्म कर लेते, उसको आगे नहीं आने देती। तो मैं कई बार कहता हूं कि हमने ये सोच के काम किया होता तो आज हम विधायक या सांसद नहीं बन पाते। आप लोग भी मेरे से काफी अनुभवी हो, काफी उम्र दराज हो, हम किसी आपने संगठन में काम किया है उसका कितना रिजल्ट, और एक पॉलिसी के साथ, एक प्लानिंग के साथ, एक सही सोच के साथ एक लिमिटेड समय लेके चले। हम 2 साल ही काम करना है या 3 साल ही काम करना है, लेकिन काम ऐसा करना है कि उसका रिजल्ट हमने 20 साल तक किया, जितना नहीं मिला जितना हमें 3 साल में अंदर मिले। इस प्लानिंग के साथ सारे सामाजिक संगठनों को एक मुस्त होकर काम करने की जरूरत है। बाकी आजादी के बाद से कई संगठन ने काम किया। मैंने युद्ध चला था एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट को लेके। एक हमारे उधर के सांसद हैं, ट्राइबली सांसद हैं, पहले अधिकारी थे, अधिकारी से रिटायर्ड हुए, रिटायर्ड नहीं हुए, रिजाइन देके बीजेपी से सांसद हैं और मानसिक दिव्यांग हैं, मानसिक दिव्यांग हैं। तो उन्होंने मेरे को काउंटर करते हुए कहा था कि देश की सारी यूनिवर्सिटी से एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट बंद किया जाए, उस पर बैन लगाया जाए। और हमने 1-2 महीने तक हमारे सोशल मीडिया पे युद्ध चला था। आज भाई के विचार सुन के लगा कि इसलिए वो बंद करवाना चाह रहे हैं, किया नहीं है और होगा भी नहीं, लेकिन इसलिए वो चाहते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी बंद किया जाए या उस पर बैन लगाया जाए। धन्यवाद सभी साथियों को।